हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आर्थिकी जो यूथ कंपटीशन की है, जो कि आने वाले तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो डाटा होते हैं, हम लोग जो है इस बुक से कवर करें। जैसे कि खनिज भंडार हो गए, कृषि से संबंधित डाटा हो गए, ये सब महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और जो कि अप्रैल 2023 तक अपडेटेड है। तो लेटेस्ट ये है, हम लोग इसी से कवर करते चले। तो आज की इस बुक में लेक्चर नंबर 1 जो कि ऑनलाइन फैक्ट दे रखे हैं आर्थिक घटनाक्रम से, उससे संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। लेक्चर वाइज पूरी बुक को कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में आर्थिक समसामयिकी जो दिया है उसका पूरा कवर करेंगे। तो अप्रैल 2023 तक अपडेटेड बुक है, जो कि आने वाले एग्जाम पीसीएस, आरओ, वीडियो, वन दरोगा, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में संपन्न भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति की द्वैमासिक समीक्षा बैठक में रेपो दर को अपवर्तित रखा गया है। वर्तमान में जो रेपो रेट है वह कितना है? तो 6.5% है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 की मार्च माह का कुल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो संग्रह रहा है वह कितना रहा है? तो यह जो है 1.6 लाख करोड़ रहा है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में देश का कुल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 18.1 लाख करोड़ रुपए। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कुल जो जीएसटी संग्रह रहा है वो कितना रहा है? 18.10 लाख करोड़ जो रहा है, जो कि गत वर्ष से 22% अधिक रहा है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो CMIE के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मार्च 2023 तक जो बेरोजगारी दर रही वो 7.2%। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार देश का कुल निर्यात वर्ष 2030 तक पहुंचाने जो लक्ष्य रखा है वह $2 ट्रिलियन तक। वित्त वर्ष 2022-23 में देश का समग्र निर्यात वस्तु एवं सेवाओं समेत रहने की जो संभावना है वो $760 बिलियन है। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी भारत के विदेश व्यापार नीति 2023 के कुल स्तंभ कितने हैं? तो 4 स्तंभ हैं। प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना, पहला कौन सा स्तंभ है? प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना। गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन। तीसरा है व्यवसाय करने की सुगमता और चौथा है उभरते क्षेत्र। यह जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी भारत के विदेश व्यापार नीति 2023 के 4 स्तंभ हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 लागू हुई। तो विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। 22 मार्च 2023 को आयकर विभाग ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो AIS फॉर टैक्स फेयर नाम से। तो AIS फॉर टैक्स फेयर किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक के द्वारा जारी नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर रहने की जो संभावना है वह कितनी है? तो यह 6.3% है, जो कि पूर्व अनुमान में 6.6% की थी। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2024 वित्त वर्ष में जो भारत की GDP दर है वह 6.3% रहने की संभावना है। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर रहने के जो अनुमान है वह कितना है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.3% रहा है। यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इस आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष में 24 में 5.9% का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। तो GDP वृद्धि दर कितना? 5.9 OECD के द्वारा। वर्ल्ड बैंक कितना रहा? 6.3। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार
भारत की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर, करंट प्राइस पर जो वित्त वर्ष 2014 के 86,647 रुपया हुआ करती थी, इससे बढ़कर प्रति व्यक्ति जो आय है वह 22-23 में कितनी रहने की संभावना, तो 1,72,000 रुपये, जो कि लगभग दोगुनी है। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने की संभावना कितनी है, तो 5.5% है। वहीं वित्त वर्ष में 6.5 बताया जा रहा है। 18 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में। हाल ही में पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो डिजिटल जो पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ है, यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने कुल विदेशी आवक प्रेषण जो प्राप्त किया है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, और ये है 89,127 मिलियन डॉलर का। 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और विकास समझौता लागू कब हुआ है, तो 29 दिसंबर 2022 से। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और विकास समझौता 29 दिसंबर 2022 से। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा, तो वर्ष 2035 तक। वैसे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, वह कब तक है, तो वित्त वर्ष 2024-25 तक है। और यह CEBR का जो है अनुमान है कि 10 डॉलर जो अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था भारत की, तो वर्ष 2035 तक किसके अकॉर्डिंग, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार है। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, तो वित्त वर्ष 23-24 यानी विपणन जो वर्ष है 23-24 के लिए गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह कितना है, तो गेहूं का जो MSP है वह 2125 रुपये है। कितना, 2125 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि पिछले के मुकाबले 110 रुपये की क्या है, वृद्धि को दर्शाता है। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मसूर का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो मसूर का MSP कितना है, विपणन वर्ष 23-24 के लिए 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं पर रेपीड और सरसों का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वह 5,450 रुपये प्रति क्विंटल है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारत की GDP वृद्धि दर रहने की जो संभावना है, तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 7% रहा है। वहीं पर 23-24 के लिए वित्त वर्ष में 6 से लेकर के 6.8%। तो आपके लिए ये तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 23-24 का 6 से लेकर 6.8% तक की बात की जा रही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में देश की कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में मूलभूत कीमतों पर जीबीए जो वृद्धि दर है वो रहने का जो अनुमान 3.5% रहा है। वहीं पर वित्त वर्ष 2022-23 में देश के औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर जीबीए वृद्धि दर रहने की संभावना 4.1%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में देश के सेवा क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर जीबीए वृद्धि दर रहने का अनुमान कितना है, तो 9.1%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत का कुल जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह कितना था। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, दिसंबर 2022 के अंत में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार
563 अरब डॉलर था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की शीर्ष 3 आयातक देश कौन से हैं? तो चाइना 13.8% के साथ नंबर 1, संयुक्त अरब अमीरात 7.5% जितना आयात हुआ है, वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका 6.9। तो परसेंटेज याद नहीं रखना, रैंक याद रख लो। चाइना जो है नंबर 1 है शीर्ष आयातक में, दूसरे पर जो है यूएसए है, और दूसरे पर यूएई है, और तीसरे पर जो है वो यूएसए है। तो CUU, ठीक है। यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात दूसरे पर है और यूएसए जो है तीसरे नंबर पर है। वहीं पर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारत की शीर्ष 3 जो निर्यात गंतव्य रहे कौन से हैं? तो निर्यात गंतव्य में जो है यूएसए तीसरे पर रहा आयात में, वह जो है निर्यात में पहले नंबर पर हो जाता है, दूसरे पर संयुक्त अरब अमीरात है। तो ठीक उल्टा है भाई, चाइना जो है आयातक में चाइना नंबर 1 रहा है, दूसरा जो है रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात, और तीसरे पर रहा है यूएसए। निर्यातक में ठीक इसी का उल्टा आप कर दीजिए, बस चाइना की जगह जो है आप यूएसए, यूएई, और चाइना की जगह कर दीजिए नीदरलैंड। तो CUU, UUN। आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक समीक्षा का डाटा है, किसके अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारत की शीर्ष 3 जो आयातगत वस्तुएं वो कौन सी हैं? तो सबसे ज़्यादा जो आयात किया गया है चाइना से, दूसरे पर यूनाइटेड अमीरात रहा है, और तीसरे पर जो रहा है वह यूएसए रहा है। अब वस्तुएं बहुत सारी आयात भी तो की गई हैं, तो ये कंट्री वाइज हो गए। अब यहाँ पर वस्तुएं देखा गया है कि आयात का जो वस्तुएं हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर पेट्रोल, तेल और स्नेहक लुब्रिकेंट रहे, जो कि सबसे ज़्यादा आयात किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान दूसरे नंबर पर, और रसायन जो है तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं पर निर्यातगत में सबसे ज़्यादा भारत से जो बाहरी वस्तुएं गई कौन सी? तो कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद की यहाँ पर बात की गई है, जो कोयला सहित यहाँ पर काउंट किया गया है। तो कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद आयातक जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया, दूसरे पर रत्न आभूषण, और तीसरे पर मशीनरी एवं उपकरण। तो आपने अगर आयात वाली बस कंट्री देखोगे तो सबसे ज़्यादा आयात चाइना से किया गया, दूसरा यूएई रहा है, तीसरा रहा है यूएसए। और वहीं पर निर्यात में देखोगे तो ये आयात वाला हो गए। निर्यात में क्या है, उल्टा है इसी का, यूएसए नंबर 1 है, यूएई दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर नीदरलैंड है। वस्तुएं जो आयात की गई सबसे ज़्यादा, तो भाई पेट्रोल की बात की गई तो पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक लुब्रिकेंट हो गए, दूसरे पर इलेक्ट्रॉनिक, तीसरे पर रसायन है। निर्यात में कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला सहित किया गया है। इसके बाद रत्न आभूषण दूसरा रहा, तीसरा मशीनरी उपकरण से संबंधित जो हैं उनको जो है निर्यात किया गया। आगे आर्थिक समीक्षा 20 के अनुसार बताया गया कि वित्त वर्ष 22-23 के दौरान देश में जो औसत मुद्रास्फीति की दर है, औसत मुद्रास्फीति की दर कितना थी? तो 6.8% की थी। विश्व बैंक के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में कुल विदेशी जो आवक प्रेषण प्राप्त किया है वह कितने अरब डॉलर का है? तो 100 अरब डॉलर का है। तो विश्व बैंक का डाटा क्या कह रहा है कि कुल जो विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है, भारत ने प्राप्त जो किया है वह 100 अरब डॉलर का है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया 1 फरवरी 2023 को। 1 फरवरी 2023 को। तो 1 फरवरी 2023 को पेश केंद्रीय बजट 23-24 का जो कुल आकार है वह कितना है? तो 45,03,097 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा वेरी इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है वो 5.9% का है।
केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व घाटा रहने का अनुमान कितना है? तो जीडीपी का 2.9% है। राजकोषीय घाटा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 5.9% जीडीपी का, राजस्व घाटा 2.9% का है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान जीडीपी का 2.3% है। तो प्राथमिक जो घाटा है वह 2.3% है, राजस्व जो घाटा है वो है 2.9% है, राजकोषीय घाटा जो है 5.9% है। केंद्रीय बजट 23-24 में सरकार की धन प्राप्ति के 3 बड़े जो स्रोत हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आने की बात की गई उधार एवं अन्य देयताएं हैं, दूसरा जीएसटी, तीसरा निगम कर है। तो जीएसटी, दूसरा जो है यानी पहला जो है उधार एवं अन्य देयताएं से, यानी पैसा जो है सरकार उधार लेगी तो उधार एवं अन्य देयताओं से हो जाएगा। दूसरा जो है वो जीएसटी है और तीसरा जो है आपका कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर है। वहीं पर 3 जो मद हैं, सबसे ज़्यादा खर्च जो करेगी वह जो है जो उधार लेगी तो ब्याज अदायगी में जाएगा सबसे ज़्यादा पैसा। कर एवं शुल्कों में राजस्व को जो हिस्सा दे देगी सरकार वो होगा, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में खर्च करेगी सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से? उधार अन्य देयताओं से, दूसरा जीएसटी है और तीसरा निगम कर है। जाएगा कहाँ पैसा? तो ब्याज अदायगी में। तीसरा है करों एवं शुल्कों में जो राज्यों को देगी सरकार केंद्र, और तीसरा हो जाएगा केंद्रीय जो क्षेत्र की योजनाएं केंद्र सरकार की उनमें खर्च करेगी। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में देश का जो राजकोषीय घाटा रहा है पिछला वो 6.7% रहा है। तो एक अनुमानित घाटा होता है, तो भाई वित्त वर्ष आपका पिछला जो रहा उसमें बताया गया कि 6.7% का घाटा रहा है। तो राजकोषीय घाटा आपकी कितना है? अनुमानित जो है वो 5.9% है राजकोषीय घाटा, और 2.9% राजस्व घाटा। प्राथमिक कितना रहा है? तो 2.3 रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो रहने का अनुमान है वो जीडीपी का 6.4% है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में सकल कर राजस्व से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो सकल कर राजस्व से कुल जो धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है वह है 33,60,858 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 23-24 में मनरेगा के लिए जो प्रावधान किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मनरेगा में जो बजट आवंटन है वो 60,000 करोड़ रुपए का है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बजट 23-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। प्राथमिकताएं कौन हैं? तो 7 स्तंभ जो बजट के हैं उनका नाम दिया गया है सप्तऋषि, और कौन कौन से हैं? तो समावेशी विकास नंबर 1, दूसरा है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा बुनियादी ढांचा और निवेश है, चौथा निवेश निहित क्षमताओं का विस्तार है, पांचवा हरित विकास, और छठा है युवा शक्ति वित्तीय क्षेत्र, सातवां है वित्तीय क्षेत्र। अगला है आपका बजट 23-24 में, बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए किस नई बचत योजना की घोषणा की है? नाम है इसका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। बजट 23-24 में रक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजटीय जो प्रावधान किया गया है वो 5.93 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। बजट 23-24 में रेल मंत्रालय के लिए कुल बजटीय जो प्रावधान किया गया है 2.41 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। बजट 23-24 में शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजटीय जो प्रावधान किया गया है 1.12 लाख करोड़ रुपए है। वहीं पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल बजटीय जो प्रावधान 88,956 करोड़ रुपए का है। स्वास्थ्य पर कुल खर्च करने का जो प्रावधान है वो जीडीपी का 2.1% है। सरकार ने देश से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को कब तक जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया बजट में? तो वर्ष 2047 तक। बजट 23-24 में मोटे अनाजों के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है? श्री अन्न योजना। वहीं पर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? इंपॉर्टेंट है, 30 लाख रुपए। तटीय क्षेत्रों में मैंगो पौधरोपण
को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू करने की जो घोषणा की गई है, नाम क्या है? मिष्टी नाम है। 23-24 के बजट में कुल पूंजीगत व्यय का जो प्रावधान है वो 10 लाख करोड़ रुपए है। पिछले के मुकाबले 33% की वृद्धि है। सब्सिडी के लिए कुल बजटीय प्रावधान जो किया गया है वह 4,03,084 करोड़ का है, जिसमें खाद्य सब्सिडी 1.97 लाख करोड़ का और उर्वरक सब्सिडी 1.75 लाख करोड़ रुपए की है। तो सब्सिडी का कुल बजटीय प्रावधान 4,03,084 करोड़, खाद्य सब्सिडी के 197 है और उर्वरक सब्सिडी के 175 है। बजट 23-24 में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो पीएम प्रणाम योजना है। सरकार ने बजट 23-24 में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए किस कोष की स्थापना की घोषणा की है? तो कृषि त्वरक कोष। क्या है? कृषि त्वरक कोष। सरकार ने बजट 23-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए नई योजना की घोषणा की है, नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। बजट 23-24 में गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने कचरे से संपदा वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह है 500। तो गोवर्धन योजना के तहत जो है 500 जो है ये संयंत्र स्थापित करने की बात की गई, जो कि कचरा से संपदा। गोवर्धन योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। इसका पूरा नाम है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी बजट 2023-24 पेश किया। बजट का कुल जो आकार है 6,90,242.43 करोड़ रुपए है। यूपी बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो राजकोषीय घाटे का अनुमान स्टेट जीडीपी का कितना है? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का है 3.48%। जो को अमाउंट कितना है? तो यह 84,800 कितना है? 883.16। तो 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए है, अमाउंट है। और अगर परसेंट जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो 3.41 है। कितना? 3.48%, 3.48। यूपी बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राज्य जीडीपी में वृद्धि दर का जो अनुमान है वो 19% का है। यूपी बजट 23-24 के अनुसार देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। यूपी बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कुल बजटीय प्रावधान कितना है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अमाउंट कितना दिया जाता है? 15,000 रुपये 6 चरणों में दिया जाता है। इसके लिए अमाउंट बजट जो है 1,050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो 188.4 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो बजट 23-24 के अनुसार 4.2% की। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब में कुल कितनी धनराशि जो है वो कर मुक्त यानी टैक्स फ्री रखी गई है? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए तक की जो इनकम है वह बिल्कुल क्या है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। नई आयकर व्यवस्था में विभिन्न छूटों के बाद कुल कितनी आय पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा? तो 7 लाख रुपए तक की आय तक। पुरानी आयकर व्यवस्था में कुल 6 टैक्स स्लैब थे, जबकि नई जो आयकर व्यवस्था है इसमें कुल टैक्स स्लैब कितने हो गए हैं? तो 5 स्लैब हो गए हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं आपको मालूम होना चाहिए। वैसे तो 0 से लेकर के 3 लाख तक क्या पढ़ रहे हो? नील यानी कोई टैक्स नहीं देना, 0 है। ठीक है, तो नील यानी शून्य, इसको आप शून्य कहोगे। उसके बाद जो स्लैब रेट शुरू हो जाते हैं 5% का है, 10 है ना, ऐसे 5 बढ़ाते चलना। 5%, 10%, 15%, 20%, उसके बाद 30% है। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल के लिए है। तो 5% कहाँ से भाई? 3 लाख रुपए तक नहीं, जैसे 3 लाख रुपए 3 लाख 1 रुपए होगा इनकम, तो आपकी कितनी हो जाएगी?
5% आपको टैक्स देना है। 3 से लेकर के कितना 6 तक, 6 लाख 1 से लेकर के 9 तक 10%, 9 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 रुपये से लेकर के 15 लाख रुपये तक 20%, 15 लाख 1 रुपये से जैसे आप ऊपर जाएंगे 15 लाख 1 रुपये से लेकर के एबव तो 30%। तो ये 5 हैं स्लैब रेट। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में घोषित किया गया है। तो डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था घोषित किया गया है, जिसका अर्थ क्या है, यानी यदि करदाता चाहे तो वह पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प भी चुन सकता है। तो डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था लागू की, यानी यदि आप पुराना जो स्लैब रेट उनके अनुसार यदि आप टैक्स देना चाहते हैं तो उनके अनुसार दो, ठीक है। तो यदि करदाता चाहे तो पुरानी कर व्यवस्था का भी विकल्प चुन सकता है, डिपेंड करेगा आप पर। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो मिस्र है, इजिप्ट। ब्रिक्स देशों के अलावा वे देश जिन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है तो वो कौन कौन से हैं, यूएई है, उरुग्वे है, बांग्लादेश और मिस्र। और मिस्र जो है वो न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स का जो है सदस्य बना है, नया सदस्य। इसके अलावा जिन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है तो मिस्र तो नया बिल्कुल है, इसके अलावा और भी नए हैं, नई यूएई भी है, उरुग्वे है, बांग्लादेश और मिस्र, ठीक है। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट की उनकी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इस्टेब्लिश किया गया ब्रिक्स समूह के द्वारा ही। आगे आप देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। विश्व बैंक के नए प्रमुख कौन होंगे, अजय पाल सिंह, भारतीय मूल की अमेरिकी। अगला है यूएन एसडीएसएन यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126 है, शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है, क्रोएशिया। हाल ही में किसने दक्षिण अफ्रीका के काले गैंडे के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। तो यह है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के काले गैंडा के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। 24 से 25 फरवरी 2023 को G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहां पर आयोजित की गई, बंगलुरु, कर्नाटका में। विदेश व्यापार नीति 2023 में मौजूदा 39 शहरों के अलावा किन शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया है, तो फरीदाबाद को परिधान के लिए, मिर्जापुर को हाथों से बनी कालीन के लिए, मुरादाबाद को पीतल निर्मित उत्पाद और वाराणसी को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए। तो पीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मिलान करने को भी दे सकते हैं एग्जाम में। अप्रैल 2023 में संपन्न भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की द्विमासिक समीक्षा बैठक के निष्कर्ष के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने की जो संभावना है वह 6.5% है। नवंबर 2022 में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन न्योटा D1 ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित जमशेद ईरानी का निधन हो गया। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग एम्प्लॉयर, तो विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग जो जारी की गई है, फोर्ब्स की रिपोर्ट है, इसमें जो है शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश रसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है, रसिया है। हाल ही में राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। पूरे राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला कौन राज्य है, केरल। 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है, बाली, इंडोनेशिया में। 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की जो थीम थी वो क्या थी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रेंजर। तो बाली, इंडोनेशिया में हुआ है 17वां G20 शिखर सम्मेलन और थीम क्या थी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रेंजर।
G20 18वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? तो अपना प्यारा भारत। भारत ने G20 की अध्यक्षता जो ग्रहण की है 1 दिसंबर 2022 को। हाल ही में मेटा इंडिया का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? संध्या देवनाथन को। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो वह अपना प्यारा भारत है। और नंबर 1 कौन सा है? चाइना। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनने वाला अपना प्यारा भारत, दूसरा सबसे बड़ा। पहला कौन है? चाइना। नवंबर 2022 में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में पोर्टलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान। तो पोर्टलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है 61वां, शीर्ष स्थान यूएसए का है। हाल ही में लगभग 7,000 करोड़ रुपए में बिसलरी का अधिग्रहण करने की, माफ कीजिएगा, 7,000 करोड़ रुपए में बिसलरी का अधिग्रहण करने की जो घोषणा की है किसने? तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने। किसने? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बिसलरी का अधिग्रहण कर लेगी। कितने में? 7,000 करोड़ रुपए में खरीद लेगी। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी परामर्श रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है? तो IMF के द्वारा जो जारी आंकड़ा है इसके अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारत की विकास दर अनुमानित 6.8%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लीग टेबल के अनुसार भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? वर्ष 2037 तक। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल प्रकाशित जो की जाती है वह सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई और थूथुकुडी में जल निकासी और आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत ने एशियन विकास बैंक के साथ ऋण समझौता जो किया है वह कितने का? तो 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक रोजगार का सृजन जो किया गया है वो जम्मू एवं कश्मीर में। हाल ही में पर्यटन को उद्योग दर्जा देने वाला जो राज्य है वह असम है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपये में व्यापार करना जो प्रारंभ किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रुपये में व्यापार करना जो प्रारंभ किया गया है वह किस कंट्री के साथ? रूस और श्रीलंका के साथ। भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कौन सा है? तो कल्याण फेरेस्टा। भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याण फेरेस्टा। हाल ही में अमेरिका द्वारा एक अनूठा नोट छापा गया है जिसकी विशेषता है 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला नोट है। 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला नोट। उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टियर 1 शहरों की जो सूची में शीर्ष स्थान है वह बेंगलुरु का है। दिसंबर 2022 में हुरन ग्लोबल 500 में भारत की रैंक कितनी है? तो यह हुरन ग्लोबल 500 भारत की रैंक 5वीं है। भारतीय मूल की वह कौन सी महिला है जिसको दिसंबर 2022 में फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका की पहली महिला उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक के द्वारा जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया है तो चेन्नई, तमिलनाडु में। नीति आयोग द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है ई फास्ट इंडिया। तो नीति आयोग द्वारा ये लॉन्च किया गया है देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, फ्रेट प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में करेंसी स्वैप समझौता जो किया है वह किसके साथ? तो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ किया है। अगला प्रश्न है कि लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग सम्मेलन, तो ग्लोबल बैंकिंग सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया है। इसमें भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ ईयर 2022 अवार्ड जो दिया गया है किसको? केनरा बैंक को। 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत कहाँ पर की है? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत RBI के द्वारा कहाँ? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा?
तो तमिलनाडु में यह बनेगा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा तमिलनाडु में। किसके द्वारा बनाया जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में भारत के 3 शहर जो उभरे हैं वह कौन से हैं? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में भारत के 3 शहर जो उभरे हैं उनका नाम है तेलंगाना, चेन्नई और नई दिल्ली। और यह बात किसमें कही गई है? नाइट फ्रैंक रिपोर्ट में। यह आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में भारत की निम्नलिखित में से कौन कौन से शहर हैं? तो हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। अक्टूबर 2022 में इराक को पिछाड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? रसिया है। तो रसिया ही पछाड़ा है, अक्टूबर में नंबर 1 बन गया है भारत का तेल आपूर्तिकर्ता देश। किसको पछाड़कर? इराक को। इराक चला गया दूसरे नंबर पर। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने मुक्त व्यापार समझौता जो लागू किया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किस देश के साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के। वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में निजी क्षेत्र की कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता जो कंपनी है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज है। भारत में सर्वप्रथम महिला डिजिटल केंद्र HDFC द्वारा जो खोला गया है, तो भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र HDFC के द्वारा बेंगलुरु कर्नाटका में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का नंबर 1 बाजरा उत्पादक जो देश है पूरे दुनिया में वह कौन सा? अपना प्यारा भारत है। जितना उत्पादन होता है उसका 41% हिस्सेदारी अपना भारत रखता है। भारत की पहली रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त कंपनी कौन सी बनी है? तो टाटा स्टील, जमशेदपुर, झारखंड की। पूर्वी भारत में खाद्य एटलस जारी करने वाला तीसरा जो राज्य बना है वह झारखंड है। पूर्वी भारत में खाद्य एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन है? झारखंड है। पहला राज्य कौन सा था? बिहार था और दूसरा था उड़ीसा। अब तीसरा जो बना है राज्य वह है झारखंड। मनोथ इंडस्ट्रीज भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो चालू होगी वह तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा? तो मनोथ इंडस्ट्रीज के द्वारा। देश की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कहां पर किया गया? देश की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो किया गया 28 जुलाई 2022 को। भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? अमेजन। आसरा पेंशन योजना गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। तो आसरा पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना। देश का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा मुंद्रा, गुजरात में। देश का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर तो यह अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा मुंद्रा, गुजरात में। नवंबर 2022 में रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए बोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त की है। तो केनरा बैंक, HDFC बैंक ने। रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त बैंक कौन सा है? यूको, यूनियन, इंडसइंड बैंक, केनरा बैंक, HDFC बैंक। तो नवंबर 2022 में रूस के साथ केनरा और HDFC को और टोटल अभी तक कितने रुपए में व्यापार करने की अनुमति जो प्राप्त बैंक है? केनरा, HDFC है, इसके साथ यूको है, यूनियन है, इंडसइंड भी है। तो एक रसिया रहा है, दूसरा कौन सा कंट्री रहा है? श्रीलंका वाला। तो रूस और श्रीलंका के साथ जो है वो इंडियन रुपए में जो है व्यापार की अनुमति प्राप्त होगी। तो रुपए में प्राप्त जो अनुमति है बैंक यूको बैंक, यूनियन, इंडसइंड, केनरा और HDFC। अगला है डेबिट कार्ड बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला जो बैंक है कौन सा है? तो सिंपल सी बात भाई, डेबिट कार्ड बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला जो बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डेबिट कार्ड है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो 29% की हिस्सेदारी के साथ नंबर 1 है SBI। और इसी के साथ पूरा का पूरा आपका
तथ्य जो रहा है आर्थिक समसमाय कंप्लीट हो जाता है।